बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ यस 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये 2023 का आपका जून का करंट पेपर है। इसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हमारा पेपर किस टाइप का आएगा और नंबर्स की क्या अरेंजमेंट होंगी, मार्किंग कैसे होगी। तो आपके पास टोटल 27 MCQs होंगे, जिनमें से 22 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, 5 की चॉइस दी जाएगी। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 2 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, 1 क्वेश्चन की चॉइस होगी और 3-3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। बिल्कुल सेम एज इट इज़। 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, 1 की आपको चॉइस दी जाएगी और 5-5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा जो 22 मार्क्स के बीच में MCQs आती हैं ये कहाँ से आ रही हैं। देखें, 38 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है, उसके बीच में से 22 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव ले जाता है। तो पहले हमें ये कंफर्म लेना चाहिए कि ये कहाँ से आती हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि जो पेपर है पास पेपर में से आती है। देखें, मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने आज तक किसी फाइल को, किसी भी पास पेपर को, किसी भी नोट्स को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हर एक का अपना ओपिनियन होता है, अपनी राय होती है। किसी को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, किसी को कोई चीज़। तो फिर और देखें, पास पेपर 10-15 साल पहले वाले पास पेपर्स में से कौन आपको पेपर उठा के देगा 2023 का। और अगर देखा जाए तो जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, पास पेपर्स हैं, वो सब आपके हैंडआउट्स में से ही तो बन रही हैं। अगर आप हैंडआउट्स कर लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और हैंडआउट्स में सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, मीन्स के आपके MCQs, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। जबकि अगर आप पास पेपर के पीछे भागेंगे तो वहाँ पे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जस्ट रट्टा लगेगा वहाँ पे, और जस्ट MCQs होंगे। फिर क्वेश्चन आंसर के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप हैंडआउट्स पढ़ लेंगे ना, हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है कि मीन्स एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से थोड़ा सा रिलेट करता है, ज़्यादा रिलेट नहीं करता, लेकिन है आसान है। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो आगे भी CSK से मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो आपके लिए वहाँ पे इसकी आसानी हो जाएगी। और वैसे भी जो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बताए गए हैं ना, वो 9-10 की बेस पे, इंटर की बेस पे बताए गए हैं। मीन्स के वैसा सिलेबस बीच में बताया गया स्टार्टिंग के वाला। लेकिन जिन्होंने अब कंप्यूटर नहीं पढ़ी उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। आपने क्या करना है, 1.5 घंटा किसी अच्छी सी जगह पे बैठ के, पुरस्कून जगह पे बैठ के अपने पेपर की तैयारी करें। यूनिवर्सिटी स्पीकिंग 1.5 घंटे में ही आपके इस पेपर की तैयारी हो जाएगी। सारा आप रट्टा ना लगाएं, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर आपने इस सब्जेक्ट में अपना अच्छा CGPA मेंटेन रखना है ना, तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास हैं तो बस फिर आपका इंशाल्लाह CGPA बहुत अच्छा आएगा। तो बस कहना ये था कि अगर MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप हैंडआउट्स को ही रीड करें, ये सब चीज़ें आपकी वहीं से कवर होगी। और देखें, जो बनाए हुए हैं पास्ट फाइल्स, हो सकता है वहाँ पे किसी ने कोई गलत आंसर लगा दिया हो MCQs का, तो और वो आपका पेपर में आ जाए। एक एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब रिजल्ट आता है ना, तो हम कहते हैं काश हमने वो वाला MCQ सही कर लिया होता तो हमारे इतने मार्क्स आ जाते, इतना अच्छा CGPA आ जाता। तो मैं ये इसलिए बार बार इस बात पे फोकस दे रही हूँ कि अपने हैंडआउट्स को पढ़ें, क्योंकि किसी भी फाइल के बीच में से, किसी भी पेपर के, पास पेपर के बीच में से किसी भी जगह से पेपर नहीं बनना। पेपर बनना है तो जस्ट आपके हैंडआउट्स के बीच में से बनना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि पेपर ऐसे आता है ना कि टोटल आपको 20-25 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई दी गई होती है। उसके बीच में उनकी वर्डिंग चेंज करते हैं, मीन्स के किसी के पीछे कोई कंडीशन लगा देते हैं, किसी में अगर कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो उसकी वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, या एग्जाम्पल के ज़रिए पेपर पूछा जाता है। मीन्स कोई एग्जाम्पल दी जाती है और कहते हैं इसके तनाजुर में अब इसकी वजाहत करें। सोल्यूशन वही होता है, लेकिन स्टूडेंट पजल हो जाता है। और ये चीज़ें अब हम पास्ट पेपर से अगर करेंगे तो वहाँ से तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने से रहा। इस वजह से मैं कह रही हूँ बार बार कि आपने हैंडआउट्स को ही रीड करना है। ये सब्जेक्ट अगर आप पहली बार में क्लियर नहीं ना करेंगे तो फिर लाजमी आपकी दूसरी और तीसरी बारी लगाएगा इस सब्जेक्ट को क्लियर करने में। ये मेरी 2 फ्रेंड्स के साथ हो चुका है, तो मैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और MCQs भी उधर से क्लियर हो जाएंगे आपके। अब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ होती है। आप एवं सारे अट्टे लगा लगा के अपना वो पजल ना पूछिएगा। देखें, जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें एक्सप्लेनेशन वाले डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यहाँ पे जस्ट डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ी जो हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन होती है, जो कि आपके क्विज़ेस के बीच में, क्विज़ 1 और क्विज़ 2, उसके बीच में जो कैलकुलेशन आती है वो क्वेश्चन थोड़े से उधर में उनको ही चेंज कर दिया जाता है। आपने देखा हो, जो अक्सर मैं अपने क्विज़ेस की या असाइनमेंट्स की वीडियोस डालती हूँ तो उसमें मैं एक बात लाजमी रिपीट करती हूँ कि इन
क्विज़िज़ का, असाइनमेंट्स का, जीडीपीज़ का यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पेपर में आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हमारा क्विज़िज़ जीडीपी सॉल्व करते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पेपर में हमारे लिए आसानी होगी। मैं खुद भी जब अपना क्विज़ करती हूँ तो मैं उनको सेव कर लेती हूँ, और यकीन जाने 25 to 30% पेपर वहीं से आता है। कभी क्या होता है कि कोई एमसीक्यूज़ होता है जो आपकी क्विज़ में आया हुआ होता है, अब उसी को 3 नंबर का क्वेश्चन बना के आपके पेपर में दे देता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप चीज़ें कर सकेंगे, करैक्टर लगाने पे लग पड़े तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। अब क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हल्की-फुल्की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं दिए जाते, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बीच में आती हो और लॉन्ग क्वेश्चन के बीच में भी। अगर आप ये कर लेंगे ना, मैं गारंटी देती हूँ, लिख के देती हूँ कि आपके बहुत अच्छा सीजीपीए आएगा। अगर ना आया तो ये मेरी वीडियो इसके नीचे आप कमेंट करें, बताइएगा मुझे लाज़मी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू कॉम्प्लीमेंट आपने इसका निकालना था। ये बाइनरी नंबर है, इसको आपने टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये आपको नंबर उन्होंने दे दिया। नेक्स्ट पूरी मेरी कोशिश होगी कि जो दूसरा पेपर मेरी फ्रेंड्स शेयर करें, स्टूडेंट्स शेयर करें, तो उनका मैं आपको साथ साथ सोल्यूशन लाजमी प्रोवाइड करूँ। ये अब जल्दी जल्दी में बना दिया था, लेकिन नेक्स्ट आपको कोशिश करूँगी कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँ, और इसके साथ में जो दूसरे पेपर्स हैं वो भी शेयर करूँ सोल्यूशन के साथ, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप कहें CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का टाइकॉन कौन सा, तो मैं कहूँगी बूलियन अलजेब्रा। मीन्स कि ये हर एक के बीच में क्वेश्चन पूछा होता है, आसान ही है। देखिए ABC 2 की पावर 3 लेंगे तो ऐसे करके जस्ट इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 8 इसके बीच में आपकी फर्स्ट वाले कॉलम पे बनेंगी, दूसरे वाले मतलब 4041, होप सो कि मीन्स आपको ये समझ आ रही होगी कि 4041 ए के कॉलम में आएगा, फिर बी के कॉलम में 2021, फिर 2021, और फिर आगे सी के बीच में 01010101, फिर आगे आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ओके, BCD कोड इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन्स कि हर एक के बीच में ना इसके से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी रिपीट हो रहा है। ये तो टॉपिक है ही बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो कोड वाले हैं ना, देखिए हर एक चीज़ में ना कुछ ट्रिक यूज़ होती है। अब यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन ये अपनी नोयत का आपके कोर्स में एक टॉपिक है, तो इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है। अब कन्वर्ट वाले जो क्वेश्चन है इनके बीच में से भी लाजमी एक क्वेश्चन आता है, बेशक कन्वर्ट वो बाइनरी टू डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल हो या टू कॉम्प्लीमेंट हो, लेकिन कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन भी एक लाजमी आता है। और अब कोड वाला जैसा ग्रे कोड है और BCD कोड है, तो इस तरह इनके बीच में से भी लाजमी क्वेश्चन आता है, तो इनको लाजमी कीजिएगा। और रिप्रेजेंट द गिवन नंबर 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन था। तो इसको अगर आपने असाइनमेंट की हुई हो, इस सेमेस्टर की थी या पिछले सेमेस्टर की थी, तो आपको याद आ गया होगा कि ये उस असाइनमेंट के बीच में क्वेश्चन आया था। अगर आपका कॉन्सेप्ट आपको उसका होगा तो ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था कि आपको एक कॉलम दिया हुआ था, उसके बीच में आपने इसकी मैचिंग करनी थी। मुझसे जितना हो सका मैं आगे भी आपकी हेल्प करूँगी, और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छा गाइड करूँ, ताकि आपका इसी बारे में सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आप एक बार रह जाए ना, अल्लाह ना करे सब्जेक्ट में, तो फिर दूसरी और तीसरी बार ये यूनी वाले तोहफे में लगवा देती हैं कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, आप दूसरी और तीसरी बारी अब हमारे कहने पे लगा लें। अब दोबारा से पॉइंट्स गिनने, अगर आपने अच्छा CGPA रखना है, सबसे पहले आपने अपनी क्विज़ेस को प्रिपेयर करना है, फिर किसी पुरस्कून जगह पे बैठ के सब टेंशनों से आज़ाद होकर इस सब्जेक्ट के हैंडआउट्स खोलें। किसी फाइल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्विज़ेस करनी है ना अपने, वही बहुत है। अगर साथ में कोई फ्रेंड है तो उसका भी क्विज़ मंगवा लें, अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो है तो उसको भी देख लें, और अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ले लीजिएगा। हो सके तो GDP का भी ले लीजिएगा। GDP में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि असाइनमेंट हर एक ही एक जैसी, सॉरी, असाइनमेंट का क्वेश्चन हर एक का मीन्स कि कभी ऐसा होता है कि एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनमें क्वेश्चन चेंज आ जाता है, फिर दूसरे ग्रुप में चेंज आ जाता है, जैसे MTH के बीच में होता है, ऐसे CS के बीच में भी अक्सर सब्जेक्ट्स के बीच में होता है। लेकिन GDP हर स्टूडेंट का सेम ही आता है, तो GDP के बीच में ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अपने हैंडआउट्स को पढ़े, वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पेपर भी वहीं से बनेगा। किसी और चीज़ में पजल करके अपना टाइम भी ना वेस्ट करें। और लास्ट में जाते हुए पेपर देने से पहले 2 नफ़ल लाजमी पढ़ के जाइएगा, और अपनी दुआओं में मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।